स्टार्ट करते हैं अब, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हुआ कि पहले ना बहुत सारे छोटे 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 ना मेरे को चीजें दिखने लगी मार्केट में, तो साइंटिस्ट ने सोचा यार ये बनती कैसे है, ये बनाई कैसे गई है। तो फिर उसके ना छोटे छोटे टुकड़े करने लगे, ये पेन बना इसके छोटे टुकड़े किए जाए और उसके छोटे किया जाए, ऐसे करते 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 सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में पहुंच गए जिसका ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है। उसका नाम रखा गया एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which not broken by us is called atom. Atom, the definition of atom, the smallest, the meaning of atom is smallest. तो start atom जो है वो word is the smallest, वो सबसे छोटे का नाम smallest है। और एटम को सबसे अच्छे बताया था डाल्टन्स ने, डाल्टन्स एटमिक थ्योरी। एटम को सबसे अच्छा डिस्क्राइब किया था डाल्टन ने। हम लोग अभी यहां नहीं खड़े होंगे, मैंने आपको पहले ना एटम से रिलेटेड कुछ ना कुछ खिलाऊंगा। अभी अपन ना हिस्ट्री में नहीं चलेंगे, हिस्ट्री में नहीं चलेंगे, पहले अपन ना खेलते हैं। पहले आपका ना एटम में इंटरेस्ट आना चाहिए, हिस्ट्री तो 2 मिनट का खेल है। एटम की डिस्कवरी करने के बाद डाल्टन ने बहुत सारी बताई बातें कि यार एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, एटम ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेफ्ट साइड जितने एटम होते हैं राइट साइड भी उतने एटम होते हैं। ये बहुत सारी स्टोरीज उसने एक्सप्लेन की। आगे चलने के बाद पता पड़ा कि एटम के अंदर भी कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें 3 पार्टिकल ने सबसे बड़ा रोल अदा किया है। और वो आप जानते हो, एटम कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल। द वन इज कॉल्ड, कौन बोलो, इलेक्ट्रॉन, द सेकेंड इज प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन्स। ये जो आप जानते हो ना उसको बोलना है, चुप नहीं रहना है। 3 पार्टिकल्स एटम जिसके रिलेशन अपन डिस्कशन करते हैं, जिसमें जानते हो द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, charge of proton is positive and charge of neutron is 0. No charge, neither plus nor minus, no charge. बाद में और डिस्क्राइब करते हुए हम चीजों को समझने लगे। जब इसकी डिस्कवरी की गई तो उनके प्लेसेस का भी नॉलेज होने लगा कि इनके प्लेस कहां है एटम में, एटम में ये होते कहां, ये पता पड़ा। तो हमने ये देखा कि जो एटम होता है जनरली, एटम एक हम लोग जो देखे हैं वो एक ऐसा सर्कुलर पाथ दिखता है, ऐसा दिखाया जाता है बिगिनिंग में, बाकी उसकी कहानियां और भी है। ये सर्कुलर पाथ होता है और उसमें क्या होता है, जो सेंटर में जो ये पार्ट है दैट पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। इसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की। क्या की, मैंने कहा ना अभी डिस्कवरी पे नहीं खड़े होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, ये घूमता है। ऐसा करके हम लोगों ने एक सीन क्रिएट किया हुआ है। ये सीन हमारे दिमाग में है कि यार इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं। ये सब जानते हो आप, ये सब आपको पता है, ये जनरली होता है, हमें पता है। अगर इस सीन के बारे में समझ में ना आए तो बिल्कुल आप ना सोलर सिस्टम में चले जाना। सन इज द रोल ऑफ न्यूक्लियस, वो रोल ऑफ न्यूक्लियस का रोल अदा करता है। ऊपर की बात तो प्लैनेट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। अब आप सोच लीजिए होता क्या है, तो आपको खुद को मालूम है सन है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स जो होते हैं अलग अलग सर्कल में ऐसा करके घूमते हैं। ये जो घूम रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन है, ये मान के चलो। और ये जो सन है वो कौन, किसका रोल अदा कर रहा है, न्यूक्लियस। एकदम सेम, एकदम स्टोरी सेम है और कुछ नहीं है। वास्तविक में ये कहानी ऐसा करके हमको पता है, लेकिन ये तो सन और प्लेनेट की बात नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात है। प्लेनेट एक लाइन में ना एक जगह ऐसा घूमता है, ये प्लेनेट ऐसा घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही सर्कल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। मैं प्लेनेट की बात क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता था उसका रिवॉल्यूशन, उसका घूमने का जो तरीका है वो आपको पता है। आप बताइए प्लेनेट्स कैसे घूमते हैं, एक तो ऐसा, और कैसे घूमते हैं, अपने प्लेस पर, अपने प्लेस पर भी चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा जो घूम रहे हैं, इसका घूमना जो होता है, बड़े अच्छे समझना, ये जो घूम रहे हैं ऐसा, ये जो ऐसा घूम रहे हैं इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। ये 2 डायमेंशन सर्कल होता है, 2 डायमेंशन सर्कल बोलते हैं। 2 डायमेंशन का मतलब इसमें 2 एक्सिस, कितने एक्सिस हम कैलकुलेट करते हैं, 3, एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस होता है। अगर ये ऐसा घूम रहा है, इसमें 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस का डिस्कशन होता है।
लेकिन जब प्लेनेट अपनी जगह पर घूमता है तो वो 3 डायमेंशन घूमता है। 3 डायमेंशन घूमता है, इसका मतलब वहां पर हम ना एक्स वाई जेड सबकी बात करेंगे। किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी जेड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो अपनी जगह पर घूमता है तो वो ऐसे होता है। सेम कहानी इलेक्ट्रॉन की है। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर भी घूमेगा, अपनी जगह पे घूम रहा है और चारों तरफ भी अपनी जगह पर घूम ही रहा है ना, और उसके बाद चारों तरफ भी घूम रहा है, एकदम इलेक्ट्रॉन सेम। इसलिए मैंने वो प्लैनेट्स की बात आपसे कही, क्योंकि आपको वो सीन अगर पता है तो ये सीन भी आपको पता हो जाना चाहिए, कंसेप्ट कहानी। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व करना वो 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन इलेक्ट्रॉन का जब रिवॉल्व होता है तो ये जो कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ये जो घूमना होता है ना, जैसे चारों तरफ घूमना है तो बोले क्या बन रहा है, बोले ऑर्बिट बन रहा है। इसी को ही शेल कहते हैं। तो ये शेल्स है, ये सब शेल है। लेकिन जब अपनी जगह पर घूमता है तो फिर हम उसको ना ऐसा 3 डायमेंशन एक बॉक्स बनाते हैं। ऐसा करके 3 डायमेंशन बॉक्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को बैठाते हैं। 3 डायमेंशन बॉक्स बनाकर क्या दिखाना चाहते हैं, ये देखो, ये एक एक्सिस, ये 2 एक्सिस और ये 3 एक्सिस। इस जगह को जहां अपनी जगह घूमता है, जहां अपनी जगह पर ऐसा घूम रहा है, वहां पर भी वेव्स क्रिएट होती है। और जब वेव्स क्रिएट होती है तो उसका नाम रखा जाता है ऑर्बिटल। उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। इसलिए आपको ना 2 वर्ड इंट्रोड्यूस होंगे, एक ऑर्बिट, एक ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या हुआ, ये सर्कल। ऑर्बिटल क्या हुआ, अपने प्लेस पर जो घूम रहा है उसको बोल रहे हैं। तो क्या होगा, ये ऑर्बिटल है, अब ये घूम रहा है, अब वहां ऑर्बिटल बचा क्या, नहीं, अब ऑर्बिटल इधर आ गया, अब ऑर्बिटल इधर आ गया, घूमता जाएगा, ऑर्बिटल अपना प्लेस बदलता जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? पहले सीन क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ये अपनी जगह पर घूम रहा है, ये ऑर्बिटल है, अब वहीं खड़ा हुआ नहीं है, निकल रहा है आगे, अब ये ऑर्बिटल है, अब ये ऑर्बिटल है, जहां जा रहा है वहां ऑर्बिटल है। और जो घूम रहा है, वो जो लाइन बन रही है उसका नाम क्या, ऑर्बिट। सही है। और अपनी जगह पर जो वेव्स क्रिएट है उसका नाम ऑर्बिटल। कंसेप्ट क्लियर? तो वो जो सर्कल बनी वो ऑर्बिट की है, और ये जो बन रहा है वो ऑर्बिटल है। इन दोनों में मतलब समझ में आया? ऑर्बिट इज 2 डायमेंशन, ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशन। क्लियर हुआ? ऑर्बिट ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्लियर हुई। इनमें से कुछ लिखना है लिख लो, फिर आगे बढ़ूंगा। अब मैं इनके चारों तरफ घूमूंगा। ऑर्बिट ऑर्बिटल आगे एक वर्ड आएगा, वो हम जब बात करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है। मैंने आपको प्लेनेट का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आपको वो सीन पता है ना? ठीक है, सीन पता है, आपको पता है अच्छे से। इसलिए जो सर्कल बन रही है वो 2 डायमेंशन होती है, अपने प्लेस पे घूमना वो 3 डायमेंशन होता है। जो सर्कल बनाता है वो ऑर्बिट क्रिएट करता है, अपने प्लेस पर जो घूमता है उसका नाम ऑर्बिटल है ना? दोनों का डिफरेंस क्रिएट हो जाना चाहिए, है ना? ठीक है ना? दोनों का डिफरेंस क्रिएट हो जाना चाहिए। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है आपको बुक से मिल जाएगा। बकायदा पेज में जगह छोड़ो और उसमें जाके लिखना। जबरदस्ती आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बार बार जगह छोड़ो, वहीं लिखते जाओ। वही नोट्स है, ये स्कूल वर्क है भैया, क्लास वर्क है, स्कूल वर्क है, और ये भैया मेरा घर का वर्क है, बुक का वर्क है। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बीच में आप डिफरेंशिएट आपको करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? लिखो क्वेश्चन, ये बुक से देखना है आपको। साइड में जगह छोड़ना है, उस जगह पे लिखना है ना, उसी जगह पे लिखना है। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट, जो जगह आपने छोड़ी है इधर साइड से बुक के लिए, उस बुक के लिए जगह दी, वहीं पर लिखिए आप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अब इसके बारे में आपको लिखना है, मतलब अब इससे रिलेटेड टॉपिक ये हो गया, ठीक है ना? अब इसको अपन बुक से निकल लेंगे। ऑर्बिट ऑर्बिटल आप समझ तो गए हो, अब डिफरेंस अपन देख लेंगे क्या होता है, क्या हो, समझ में आ जाएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ू आगे, हटाओ इसको, ठीक है? चलिए फिर से स्टार्ट, समझना आप। अब अपन ना एटम के ऊपर खड़े हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर खेल खेलेंगे, ठीक? वंस मोर, चलिए एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर में कौन होता है, जल्दी बताते जाओ। न्यूक्लियस। जल्दी जल्दी जल्दी। इसमें कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन का चार्ज क्या, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या। मैं अब प्रोटॉन को P और न्यूट्रॉन को ऐसे शो करूंगा, स्मॉल p स्मॉल n से शो करूंगा। कैपिटल N से ना एवोगेड्रो नंबर हो जाता है लोगों को, तो एक सिंबल हमने कैपिटल N का एवोगेड्रो नंबर के लिए छोड़ दिया, छोड़ दो, स्मॉल n में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? और इसके चारों ओर सराउंडिंग में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी ठीक है, ठीक? वेट की बात करते हैं, एटॉमिक मास की बात करते हैं। तो आपको मालूम है प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन
प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इनका जो मास है वो इतना होता है कि इस पूरे एटम का मास इनके सम पर ही डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत माइनर होता है, इतना कम होता है कि हम उसको निग्लेक्ट कर लेते हैं, बहुत निग्लेक्ट करते हैं। अगर इसका मास 1 AMU है तो इसका जो मास है 0.0005 AMU है, 5 AMU। इसका मास इतना कम है कि हम इसके मास के सामने इसको निग्लेक्ट करते हैं। किसी ने बोला कितना पैसा है, मैं कहा मेरे पास 10 लाख रुपए और 25 पैसे। अरे यार 25 पैसे क्यों बता रहा है भाई, 10 लाख ठीक है ना, उसके कंपेयर 25 पैसे क्यों गिने? इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के नेग्लिजिबल होता है। मतलब ये कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मैं एम ही लिख रहा हूं, इसका मतलब एम का मतलब हुआ मास और ई का मतलब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन। तो वो प्रोटॉन का मास का 1836 होता है, मतलब इतना 1/1836 लिख लो, क्योंकि इसका मास अगर 1 है तो 1836 इतना कम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम एटॉमिक मास में कंसीडर नहीं करते हैं। कल के दिन मेरे को किसी ने कहा कि भैया एटॉमिक मास बताओ, तो इन दोनों का सम करने से एटॉमिक मास आ जाता है। समझे क्या कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? इसको सम करने से एटॉमिक मास आ जाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है। अगर बात करें न्यूट्रॉन का मास तो बहुत माइनर, बस सबसे ज्यादा जो मास होता है वो न्यूट्रॉन का होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा, एकदम थोड़ा सा अधिक होता है। इसलिए अगर हमसे किसी ने कहा कि भैया इसमें हैवियर पार्टिकल कौन है, हैवी कौन है, तो है तो कोई नहीं, लेकिन इन तीनों में कंपेयर कर रहे हैं तो हैवियर पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है। और लाइटर या लाइटेस्ट पार्टिकल कौन है, तो वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। आया समझ में? समझ में आया? कहानी क्लियर हुई? एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। इसलिए मैं अगर किसी एटम के मास को उठाकर तौल दूं, जाके वे कर लूं, तो मेरे को अगर किसी एटम का मास, किसी भी एटम को मैं वे किया, उसका मास मान लो x ग्राम था, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। एटॉमिक मास किसी का x ग्राम था। अब मैं इस एटम को ऊपर का जो शेल है ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से बनते हैं, उस इलेक्ट्रॉन वाले शेल को मैं उठाकर ऐसा छील दूं। इधर ध्यान दो बच्चा, बिल्कुल इधर ध्यान देना। मैं उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो घूम रहे हैं ना, उसको मैं ऐसा छील दूं, अंदर से छोटा न्यूक्लियस उठा लूं और जाकर उसको तौल दूं, उसका मास कितना आएगा? वंस मोर क्वेश्चन फिर से, मैं इस पूरे एटम को उठाकर तौला तो उसका मास x ग्राम था। फिर बाद में क्या किया, उस एटम के ऊपर का, जैसे नारियल को छीलते हैं ना, अंदर से निकालते हैं एक तो पोर्शन, वैसे ही इसके ऊपर के एरिया को मैं निकाल दूं और छोटे से न्यूक्लियस को उठाकर जाकर तौलूं, उसका मास x से ज्यादा आएगा, कम आएगा कि x आएगा? इक्वल आएगा। क्यों? न्यूक्लियस का मास ही तो एटम का मास है, क्योंकि जिसका सम कर रहे वो कहां होते हैं? न्यूक्लियस में। इसलिए न्यूक्लियर मास इज द एटॉमिक मास। कल के दिन मैं बोला कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज 20 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ एटम? 20 ग्राम। आया समझ में? तो एटॉमिक मास इतना है, तो न्यूक्लियर मास कितना होगा, मैं अगर आपसे पूछूं तो कितना होगा? जल्दी बताओ, लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। मास ऑफ न्यूक्लियस इज द मास ऑफ एटम, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ है ना? लिखो। दिस इज द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। सो है ना, ये न्यूक्लियस का हिस्सा है। मेन रोल न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन का तो है नहीं। अच्छे से लिखना, मैं जैसा लिखा हूं उससे ज्यादा लिखना, मैं जितना बोल रहा हूं उससे ज्यादा लिखना, क्योंकि मैं लिख कम रहा हूं, बोल ज्यादा रहा हूं, तो बोलने का वैल्यू है। सर वो 1/1837 भी होता है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, इसलिए हम उसको क्यों निग्लेक्ट कर रहे हो यार? क्यों क्यों कर रहे हो? नहीं, तो इसलिए कर रहे हैं। ये आप 1837 भी ले सकते हाँ लिख दो 1837 ना, फिर वो न्यूट्रॉन के मास का होता है।
mass of neutron 1837. Why atomic mass is the equal to nuclear mass? Because the atomic mass depend upon number of proton and neutron and both are the member of nucleus. है ना? ठीक है ना? अच्छे से लिखना बच्चा, है ना? अच्छे से लिखना, अच्छे से लिखोगे ना आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। जितना समझ लो उतना कम पढ़ना है। सिलेबस वही है, समझते जाओ तो पढ़ना क्यों? एटॉमिक मास क्या पता है मेरे को, क्यों पढ़ूं बुक से? पढ़ना कम पड़ेगा, और नहीं समझोगे तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा। एटॉमिक मास क्या आपको बताना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। तो आप समझ गए तो बता ही दोगे, और नहीं समझो तो पढ़ो, रटो, फिर बताओ। काहे को अपना वर्क लेंदी कर रहे हो? सिलेबस छोटा करना है क्या? समझते चले जाओ। जितना समझोगे सिलेबस उतना छोटा हो जाएगा। नहीं समझोगे तो पढ़ना तो है, सिलेबस जो है वो तो पढ़ना ही है। लिख लिए, लिख लिए। जो ज्यादा लिखेगा वही ज्यादा तरक्की करेगा। जो ज्यादा लिख रहा है इसका मतलब वो समझ चुका है। जो ज्यादा लिखेगा वो समझ रहा है, समझ गया है। शॉर्ट में आ तो गया मेरे को, आ तो गया मेरे को, अरे आ गया तो क्या आ गया, लिख लो उसको। जिनका रिटर्न वर्क बहुत अच्छा है वही सक्सेस है। रिटर्न वर्क बहुत स्ट्रांग रखो अपना, लिखो, ज्यादा लिखो, समझाओ अपने आप को, लिखो। लेकिन रिटर्न वर्क बहुत अच्छा रखो बच्चा, बहुत बढ़िया रखो, अच्छा लिखो, ताकि आप क्या, आपकी कॉपी कोई देखे तो इसको भी लगे यार क्या लिखा है, यार गजब लिखा है। बढ़ू? ठीक है, हाँ जी, बढ़ते आओ। क्या हुआ कि मैंने एक ना सबसे पहले ना एलिमेंट्स की डिस्कवरी होना शुरू किए। अच्छे समझना, एटॉमिक नंबर क्या होता है अब मैं उसको कर रहा हूं। एटॉमिक मास आपको कहीं भी दिखे, आपको अब न इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर एटॉमिक मास कहीं लगा हुआ दिखा, एटॉमिक मास कहीं पर लिखा हुआ दिखा, ठीक है, एटॉमिक मास, तो उस एटॉमिक मास को पीरियोडिक टेबल में या इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास को ए बताओ क्या है, तो आपसे ए बोल के बताया जाता है। ए दिखे समझ में एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। एक वर्ड और कहीं दिखता है जिसका नाम है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, यह वर्ड भी आपको दिखेगा जिसको हम ना जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं जेड दिखे मतलब एटॉमिक नंबर बताना है। ये क्या, मैं अब उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने एटॉमिक मास को एक्सप्लेन किया, मैं एटॉमिक नंबर को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पीरियोडिक टेबल हमको बनाने की इच्छा हुई। हमने क्या सोचा कि यार एलिमेंट है कहां पर। हमने एलिमेंट की डिस्कवरी करना चालू की। एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर एटम न्यूट्रल है तो क्यों है? इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन तो जीरो ही है। इसका मतलब इसमें जितने प्रोटॉन हैं पॉजिटिव चार्ज है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव चार्ज। मतलब प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, यह तय है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। मास की बात खत्म, अब मास की बात खत्म कर दो। अब हम दूसरे टॉपिक पे आ गए हैं, एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एटम का नेचर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल है इसका मतलब प्लस माइनस इक्वल होंगे। प्लस ज्यादा होंगे तो न्यूट्रल कैसे बोलेगा, या माइनस ज्यादा होंगे तो न्यूट्रल कैसे बोल देगा? न्यूट्रल बोलना मतलब प्लस और माइनस इक्वल होंगे 100%। तो बाद में क्या हुआ, हमने डिस्कवरी शुरू की। हमने कहा है इनको क्या करते हैं, सजाते हैं। तो कई लोग अपने अपने, एक डोबेरनियर था, उस डोबेरनियर ने कहा यार एलिमेंट को उसकी प्रॉपर्टी के बेस पर सजा देता हूं पीरियोडिक टेबल में। तो जाके अर्थ में डिस्कवरी चालू किए। कोई एटम मिला, उसके अंदर ढूंढे प्रोटॉन कितने। बोले इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 8 है। एटम न्यूट्रल है, पक्का इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, तय हो गया। फिर उसको पीरियोडिक टेबल में जिसमें जितने प्रोटॉन थे उस नंबर पे रखना शुरू कर दिए। मेरा यह कहना है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसको आपने एक नंबर पे क्यों रखा? इसको आपने भैया 4 नंबर पे क्यों रखा? ये नंबर, ये देखो, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये 3 लिखा है ना, और ये 4 लिखा है। ये जो नंबर लिखा है वो 1 लिखा है। ये जो नंबर लिखा है वो 11 लिखा है। ये जो नंबर है दूर से दिख रहा होगा 12 लिखा है। ये ऊपर में जो आपने इस मैग्नीशियम को 12 नंबर पे क्यों रखा? मेरे को मैग्नीशियम बहुत अच्छा लगता है, मेरे को 20 नंबर अच्छा लगता है, चल 20 में रख उसको। आप 12 पे क्यों रखते रहो? मेरा लकी नंबर 20 है यार, और मैग्नीशियम मेरे को अच्छा लगता है, मैं अपने मैग्नीशियम को 20 पे रखूंगा। ऐसा नहीं है। आपने 12 पे क्यों रखा, सोडियम को 11 पे क्यों रखा? जब इसकी डिस्कवरी की गई, जिसमें जितने प्रोटॉन मिले उसको उस नंबर पे रख दिया गया।
आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आया? अब मेरे को बताइए, ये निकिल है, इसको हमने 28 पे क्यों रखे, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 28 है। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 28 हो, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ? 28 ही होंगे, क्योंकि इक्वल होते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बेस पे नहीं रखते, किसके बेस पे रखते हैं? प्रोटॉन के बेस में। ये बात अलग है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते, वो अलग बात है, लेकिन प्रोटॉन इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मैं कोई एलिमेंट को सर्च करता या डिस्कवरी होती, उसमें प्रोटॉन मुझे पता पड़ता कितने हैं, उस नंबर पे हम उसको रख के गए। इसका मतलब बेस्ड ऑन प्रोटॉन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द प्लेस ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। समझ में आया कि नहीं? एटम का नंबर मतलब एक ड्राज बनाया गया, एक अलमीरा बनाया गया, उस अलमीरा में हर एक ड्राज में एक नंबर लिखा था, उस नंबर में हम उसको रख दिए। तो हमने बोल दिया ड्राज का नंबर क्या है, इस आदमी के जो कपड़े रखे हैं उस कौन से ड्राज के नंबर में है, वो नंबर बताने का नाम ही है। इसका मतलब एटम को जिस नंबर पे रखे वही एटॉमिक नंबर है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसको हटाऊं मैं, इसको हटा रहा हूं, वापस आ रहा हूं मैं, है ना? ठीक है, समझना? कंसेप्ट क्लियर हुआ? मतलब एटॉमिक नंबर क्या है कि पीरियोडिक टेबल में द नंबर डिपेंड अपॉन, बेस्ड ऑन या डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेस पे। लिखो, चलो लिखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेस पर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसा लिखूं, पूरा लिखूं क्या? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर हुआ? इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। समझ में आया? समझ में आया? एटॉमिक नंबर। इसका मतलब एटॉमिक नंबर कौन है? जो प्रोटॉन है वही एटॉमिक नंबर है। जिसमें जितने प्रोटॉन है, जिसमें जितने प्रोटॉन है वही एटॉमिक नंबर है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर है, वही Z है। Z कौन है? एटॉमिक नंबर। ठीक है? और इन एटम, इन एन एटम, एक एटम में जितने प्रोटॉन उतने ही कौन? इलेक्ट्रॉन है। तो वो भी क्लियर हो गया हमको। चलिए इसको भी लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे।